प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था, उन्नत कृषि व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन, पशुपालन, विभिन्न उद्योग धंधों में दक्षता एवं समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों का उदय एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि पर ही संभव था। अधिकांश नगर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी की तटों पर स्थित थे। जलवायु की अनुकूलता, भूमि की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न स्थलों पर अनेक फसलें उगाई जाती थीं, जिनमें गेहूँ, जौ, खजूर, सरसों, तिल, मटर, राई आदि प्रमुख थे। लोथल और रंगपुर से धान की उपज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कपास की भी खेती होती थी और वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्व के इतिहास में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही आरंभ की थी। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में कपास के उत्पादन से अनेक शताब्दियों बाद तक मिस्र इसका उत्पादन नहीं कर सका था। सिंधु क्षेत्र की उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि सिंधु प्रदेशों की खुदाई से हमें कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिली है। कालीबंगा से सिंधु संस्कृति से पूर्व के स्तर से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि खेतों में हल चलाए जाते थे। संभवतः हल लकड़ी के रहे होंगे जो समय के साथ नष्ट हो गए। बनावली से सिंधु सभ्यता के स्तर से एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल अवश्य मिला है। सिंधु सभ्यता के काल में गाय, बैल, भैंस, भेड़ आदि प्रमुख पाले जाने वाले पशु थे। उन्हें बकरी तथा सूअर का भी ज्ञान था। हाथी और ऊंट की हड्डियां कम संख्या में मिली है, किंतु मोहरों पर इनका विपुल अंकन हुआ है। कुत्ते और बिल्ली भी अन्य पशु थे जिन्हें संभवतः पाला जाता था। हिरन की अनेक प्रजातियों का उन्हें ज्ञान था, जैसे सांभर, चीतल, प्रियक हिरन आदि। कछुआ और मछली भी उनके भोजन के अंग थे। अब इस बात के अनेक प्रमाण उपलब्ध हो गए हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े से परिचित थे। लोथल से घोड़े की 3 मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। लोथल से एक जबड़ा मिला है जो बिल्कुल आधुनिक पालतू घोड़े के जैसा है। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं और रंगपुर से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। राणा गुंडई से भी घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। आज इस धारणा को खंडित कर दिया गया है कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के स्थलों से तांबा और कांसा दोनों धातुओं के उपकरण मिले हैं। इन दोनों धातुओं के सुंदर बर्तन हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ताम्र और कांस्य की ढली हुई वस्तुएं तथा कांस्य मूर्तियां धातु कर्मियों की शिल्प कुशलता का जीता जागता प्रमाण है। तांबे से निर्मित औजारों और अस्त्रों में उस्तरे, छेनी, चाकू, तीर का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें आदि प्रमुख हैं। और कांसे की वस्तुओं में कतिपय उपकरणों के अतिरिक्त नर्तकी की मूर्ति, बैल, कुत्ते और पक्षियों की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। सिंधु सभ्यता में स्वर्ण के अथवा सोने के प्रयोग के भी प्रमाण मिलते हैं। मनकों, लोलकों, ताबीजों, सुइयों, जड़ाऊ पिन्नों और छोटे व्यक्तिगत आभूषणों के निर्माण में सोने का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी से निर्मित बड़े बर्तन मिलते हैं। सिंधुवासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी निपुण थे।
अधिकांश मृद्भांड बिना चित्रण वाले हैं। अलंकृत बर्तनों पर लाल रंग का चमकदार लेप मिलता है, जिस पर काले रंग की गाढ़े घोल से डिजाइनें बनाई जाती थीं। डिजाइनों में एक दूसरे को काटते हुए अनेक वृत्त, ज्यामितीय रेखाएं, फूल पत्तियां, पशु पक्षी आदि मिलते हैं। सिंधुवासी मनकों के निर्माण और मनकों के द्वारा आभूषण बनाने की कला में दक्ष थे। चनहूदड़ों और लोथल से मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है। मनके सोने, चांदी, तांबे, चीनी मिट्टी, शैलखड़ी, कीमती पत्थरों, सीपी, शंख और मिट्टी से बनाए जाते थे। अनेक स्थलों से सूती कपड़े के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि सिंधुवासी सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई भी करते होंगे। अनेक घरों से 2 या 3 छेद वाले तकलियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए है, जिससे ज्ञात होता है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती होगी। रंगरेजों की नांदों के पाए जाने से यह संकेत मिलता है कि कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी। सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान था। आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्राय नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, सिंध, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। तांबे का मुख्य स्रोत राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानें थीं। सोना मैसूर से आता था और चांदी ईरान अथवा अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। इसी प्रकार कई बहुमूल्य पत्थर बाहर से आते थे, जैसे नीलम महाराष्ट्र से, संगमरमर राजस्थान से, श्वेतवर्णी स्फटिक एवं इंद्रगोप सौराष्ट्र एवं पश्चिमी भारत से। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामियाई सभ्यता के निवासियों से व्यापारिक संपर्क होने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से हमें सिंधु सभ्यता की लगभग 2 दर्जन मोहरें मिली हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों की एक बस्ती थी। मेसोपोटामिया की एक पट्टिका अभिलेख में डिलमन, मगन तथा मेलुहा नामक 3 स्थानों की चर्चा है, जिनके साथ वहां के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। अधिकांश विद्वान मेलुहा को भारत मानते हैं। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ विदेशी व्यापार का एक स्पष्ट प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है, जहां एक विशेष प्रकार की गोलाकार बटन जैसी मोहर मिली है। ऐसी ही मोहरें बहरीन द्वीप एवं फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों से तथा मेसोपोटामिया के नगरों विशेषतः उर से बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बहरीन और फारस की खाड़ी के अन्य स्थल मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के अन्य सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र का कार्य करते थे। मेसोपोटामिया की भांति सिंधु सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अभी तक खुदाई में सिक्कों के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। हजारों की संख्या में सिंधु सभ्यता के स्थलों से जो मोहरें हमें मिली हैं, इनका उपयोग पत्र अथवा पार्सल पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु पुरास्थलों से हमें बड़ी संख्या में निश्चित मापतोल के बाट मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के विशाल विस्तार क्षेत्र में पाए गए बाटों के आकार, प्रकार और वजन में आश्चर्यजनक रूप से समानता है। ये बाट एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160 आदि। तोल की इकाई 16 के अनुपात में प्रतीत होती है। 16 के अनुपात में तोल मापने की परंपरा हमारे यहाँ आधुनिक काल तक चलती रही है।